Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video we'll be covering Unit 3 Aspects of Drama from BEZ 107. This is from Block 1. तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रामा को कवर करेंगे. ओनली ऑब्जेक्टिव्स और इंट्रोडक्शन को देखेंगे. इसमें जानेंगे कि ड्रामा के कौन कौन से पहलू होते हैं. ठीक है, ड्रामा के कौन कौन से पहलू होते हैं, भाग होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है ड्रामा में यूज़ की जाती है, उसके बारे में इसमें जानकारी लेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम जो है ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं कि इसमें क्या दे रखे हैं. तो इसमें शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव 3.0 से और इसमें देखते हैं कि क्या क्या वर्ड्स जो है इसमें इस्तेमाल किए गए हैं. और साथ में आपको ये भी जानना है कि जब भी एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रामा की बात होती है तो इस यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है. इस जो पार्ट है, ये जो भी अभी हम जान रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, वो ज़रूर आएंगे कहीं भी. चाहे आप कोई भी भाग अगर आप ड्रामा की पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप ज़रूर जानेंगे इसके बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. द फोकस ऑफ द यूनिट इज़ ऑन ड्रामेटिक स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स प्लॉट, कैरेक्टर एंड यूनिटीज़. इस यूनिट का जो फोकस हमारा केंद्र बिंदु रहेगा, जिसके ऊपर हम फोकस करके स्टडी करेंगे, वो करेंगे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें प्लॉट, कैरेक्टर और यूनिटीज़ आते हैं. एंड द ड्रामेटिक टेक्सचर, और ड्रामा की जो बनावट है, टेक्सचर है, दैट हैज़ ए वाइड रेंज फ्रॉम इमेजरी एंड सिम्बॉलिज्म टू सेटिंग एंड प्रॉप्स. जिसका एक बहुत बड़ा रूप है, रेंज है, जिसमें इमेजरी से लेकर सिम्बॉलिज्म से लेकर के सेटिंग से लेकर के, मतलब इमेजरी से सिम्बॉलिज्म से लेकर के सेटिंग तक और प्रॉप्स तक है. इमेजरी होते हैं खास करके इमेज को दिखा करके आपकी फीलिंग्स या आपकी चीज़ों को रीडर तक ले जाया जाता है. सिम्बॉलिज्म में सिंबल को दिखा करके किया जाता है. और सेटिंग जानते हैं, जहाँ पर में कोई हाउस या कोई जगह होता है जहाँ पर में ड्रामा को आपको परफॉर्म किया जाता है. और प्रॉप्स मतलब कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लेज में या फिल्म्स में यूज़ किए जाते हैं एक्टर्स के द्वारा या कैरेक्टर्स के द्वारा. इसके बाद फ्रॉम डायलॉग एंड एक्शन टू एक्ट्स एंड सीन्स, और ये डायलॉग एक्शन से लेकर के एक्ट्स और सीन्स होते हैं इसमें. अभी आप आगे ये भी जानेंगे कि एक्ट्स क्या होते हैं, सीन्स क्या होते हैं. फ्रॉम एटमॉस्फियर एंड सेटिंग टू द टोन ऑफ द प्ले. एटमॉस्फियर और सेटिंग से लेकर के प्ले की क्या टोन है, उसके बारे में भी जानेंगे. The unit hopes to update the readers with dramatic terminology and the aspects of drama which constitute a play in general. जो यूनिट है इसमें ये दे रखे हैं कि यह यूनिट यह होप करती है कि अपने रीडर को जो अपडेट करे. क्या करे रीडर को? तो अपडेट करे. जो ड्रामेटिक टर्मिनोलॉजी है उसके साथ. ड्रामेटिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि ड्रामा के लिए जो खास शब्द को यूज़ किया जाता है उसको ड्रामेटिक टर्मिनोलॉजी कहा जाता है. और ड्रामा के जो पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में जो कि जनरल तरीके में प्ले को तैयार करती है, विच कॉन्स्टिट्यूट ए प्ले इन जनरल. द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ ड्रामा वर राइटली यूज्ड टू मेक द प्ले ए सक्सेस और ए फेल्योर. कहते हैं कि अलग अलग जो इंग्रेडिएंट है जो ड्रामा में यूज़ किए जाते हैं, उसे ठीक ठीक जो है यूज़ किए जाते थे, जिससे कि प्ले को जो है वो सक्सेस बनाया जा सके, सफल बनाया जा सके, या उसके कारण से प्ले क्या हो जाता था, फेल्योर हो जाता था. दीज इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो कैटेगराइज द काइंड ऑफ ड्रामा. ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते थे, ये ड्रामा के पार्ट को भी अलग अलग भाग में बांट देता था. ड्रामा के जो प्रकार है उनको अलग अलग भाग में बांट देता था. जैसे कि कौन सा ड्रामा हिस्टोरिकल है, कौन सा आपका ट्रेजेडी है, कौन सी कॉमेडी है, तो कौन सा आपका ट्रेजिक कॉमेडी है. तो इस तरीके से यही इंग्रेडिएंट्स जो है ड्रामा के जो काइंड्स हैं उनको कैटेगराइज करता है, अलग अलग करता है, विच वी विल रीड इन द नेक्स्ट यूनिट, जैसे हम अगले यूनिट में रीड करेंगे. देयरफॉर बिफोर रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रामा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन द एसेंशियल्स दैट गो इन टू द मेकिंग ऑफ प्ले. और इसी कारण से अलग अलग जो ड्रामा के प्रकार हैं उनको पढ़ने से पहले यह इम्पॉर्टेंट है कि कुछ जो खास चीज़ें हैं उनको ऊपर फोकस करें, जो को
जो कि प्ले को जो है आपको बनाने में जो है उसको यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स में आपको यही दे रखे थे जो अभी बताया। चलिए एक बार फिर से हम इसको शॉर्ट में बता देते हैं। इसमें अभी तक जो हमने देखा वो यही है कि इस यूनिट में हम क्या करेंगे, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें प्लॉट, कैरेक्टर और यूनिटीज आते हैं। जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है इनका बहुत ही बड़ा रेंज है। इसमें इमेजरी, सिंबॉलिज्म, सेटिंग, प्रॉप्स का यूज़ किया जाता है, डायलॉग, एक्शन, एक्ट्स और सीन्स का यूज़ किया जाता है, एटमॉस्फियर और सेटिंग से लेकर के टोन ऑफ द प्ले का यूज़ किया जाता है। जो यूनिट है खास करके ये रीडर से ये उम्मीद करती है कि ड्रामेटिक जो टर्मिनोलॉजी है और एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रामा है इसके बारे में जाने, जो कि जनरल तरीके से प्ले को बनाती है। अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स जो ड्रामा के हैं उसे ठीक ठीक यूज़ किया जाता है प्ले को सक्सेसफुल बनाने के लिए, या उसी कारण से प्ले फेल कर जाता है, मार्केट में चल नहीं पाता है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये सारे जो काइंड ऑफ ड्रामा होते हैं उनको अलग अलग करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट यूनिट में जानेंगे। और इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो ड्रामा है उनको रीड करने से पहले यह इम्पॉर्टेंट होता है कि जो खास चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, जो कि प्ले को बनाने में मदद करती है। अब जो नेक्स्ट है इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि आखिर में परिचय में क्या दे रखे हैं। ड्रामा इज द मोस्ट डिपेंडेंट ऑफ आर्ट फॉर्म। ड्रामा क्या है कि आर्ट फॉर्म का एक निर्भरता रूप है, मतलब आर्ट फॉर्म इसमें होना ही होना चाहिए। इसमें डायरेक्टर होना चाहिए, एक्टर, डायलॉग, स्टोरी, एक्टर, डायलॉग्स, स्टोरी, एक्शन, सेटिंग, प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम्स, स्टेज एंड स्पेक्टेटर्स ऑल आर रिक्वायर्ड टू मेक इट हैपन एज ए प्ले। कहते हैं ये सारे जो है डिपेंडेंट होते हैं आर्ट ऑफ फॉर्म के, और इसमें डायरेक्टर, एक्टर, डायलॉग्स, स्टोरी, एक्शन, सेटिंग, प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम, स्टेज, स्पेक्टेटर मतलब दर्शक जो देखने वाले हैं, इन सभी की ज़रूरत होती है प्ले को करवाने के लिए। ऑल्सो कंसिडर दैट द प्ले इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट, एक्शन, क्राइसिस एंड एटमॉस्फियर। द सेम इज़ ट्रू ऑफ फिल्म्स टू। और यह भी सोचो कि जो प्ले में कॉन्फ्लिक्ट भी शामिल होती है, एक्शन भी आती है, क्राइसिस भी आती है। क्राइसिस मतलब परेशानी जिसको उतार चढ़ाव कहा जाता है, और एक ऐसा माहौल बन जाता है जो कि आपको फिल्मों में भी देखने को मिलता है इसी तरह से। न्यू एंट्रेंट्स इन दिस एरिया आर टीवी सीरियल्स। इसमें जो नए जो है खास करके जो इसके मेंबर बन जाते हैं वो होते हैं आपके टीवी सीरियल्स। एंट्रेंट खास करके होते हैं जो कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन या नई जगह पर में आकर के उनका मेंबर बन जाता है, तो उसी को एंट्रेंट कहा जाता है। ऑल दीज आर एंटरटेनिंग टू वॉच। ये जितने भी होते हैं देखने में इन्हें मनोरंजन मिलता है। प्लेज एंजॉयबल टू रीड एज टेक्स्ट ऑल्सो वेयर वर्ड्स अलोन आर मीडियम। प्ले जो है एंजॉयबल होते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि टेक्स्ट होते हैं जहाँ पर में वर्ड्स जो होते हैं वो एकमात्र सहारा होता है, मीडियम होता है पढ़ करके समझने के लिए। क्योंकि जब सेम वर्ड को प्ले में उतारा जाता है, जब एक्टर्स के द्वारा दिखाई जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉयबल होती है। इफ़ वी आर टू जस्टिस टू प्लेस, इट डज सीम एसेंशियल टू टेक इन टू अकाउंट देयर यूनिक nature as a sequence or situations that underlie action। इसमें हमने अभी तक यही देखा कि ड्रामा जो है ये आर्ट फॉर्म्स का सबसे डिपेंडेंट रूप है, ठीक है। और इसमें जो है डायरेक्टर, एक्टर, डायलॉग, स्टोरी, एक्शन, सेटिंग, प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम्स, स्टेज, स्पेक्टेटर्स सभी की जरूरत होती है प्ले को करवाने के लिए। कहते हैं यह भी देखना होता है, या यह भी आपको पता चल जाता है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक्शन होती है, क्राइसिस होती है, एटमॉस्फियर होती है। और यह सेम टू सेम आपको फिल्म में भी ऐसे देखने को मिलता है। जो न्यू चीज़ इसमें प्रवेश करती है वो आपकी होती है टीवी सीरियल्स। टीवी सीरियल्स में भी आपको ऐसे देखने को मिलती है। ये जितने भी होते हैं ये सारे जो है वॉचिंग करने में एंटरटेनिंग होते हैं, आपको मनोरंजन लगता है, अच्छा लगता है।
प्ले जो होते हैं वो एन्जॉयबल होते हैं आपको रीड करने के लिए, क्योंकि टेक्स्ट जो होते हैं वहाँ पे केवल वर्ड लिखी रहती है किताबों में, जो केवल पढ़ करके हम समझ सकते हैं। अगर हमें प्ले के साथ जस्टिस करना है तो हमें कुछ खास चीज़ों को जो है, प्ले की जो खास चीज़ है, उसकी जो यूनिक चीज़ें हैं, नेचर है, उनको ध्यान में रखना है। खास करके जहाँ पर में प्ले में सिचुएशन तैयार होती है और जो एक्शन को करवाने का कारण बनती है। प्ले को जो है वो पब्लिक स्टेज पे कराई जाती है या एक्ट की जाती है, और इन प्लेज में खास करके जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो सामाजिक मामले हैं, ब्रॉडर सोशल इश्यूज़ हैं, उनको दिखाया जाता है। स्पेक्टेटर्स क्या करते हैं कि पब्लिक के जो मेंबर के रूप में थिएटर में जाते हैं और कुछ न कुछ तरीके से वो कुछ न कुछ क्वेश्चन लेके उनके मन में आता है, जो क्वेश्चन प्ले में उठाई जाती है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं खास करके वो होते हैं उन आदमी के ऊपर जो सोसाइटी में ऑर्डर करते हैं, जो सोसाइटी में नियम कानून बना रखे हैं, हैज़ क्रिएटेड इन सोसाइटी। और बदले में क्या होते हैं, यह जो इस्टेब्लिश्ड जो सोशल ऑर्डर है, पहले से जो समाज में एक बना हुआ ढांचा है, उसके लिए कन्वर्सली मतलब थ्रेट होता है या मतलब परेशानी उत्पन्न करता है ये चीज़, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और वो इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर के पे क्वेश्चन उठाता है कि ऐसा क्यों है। और इस तरीके से ड्रामा जो है अधिक पिक्युलियर, एल्यूसिव और एंथ्रॉलिंग है, जितने भी प्रकार के लिटरेचर है उसके लिए। यह पूरी यूनिवर्स को जो है अपील करता है और नेशन की जो डीपर कॉन्शसनेस है वहाँ पर में जाकर के ये बैठ जाता है, जिसमें कि इन विच इट टेक्स इट राइज, जहाँ पर भी अपना नींव बना लेता है। यह कैपेबल होते हैं कि वाइडली और डाइवर्सली जो पीपल है, अलग अलग समय काल और कल्चर के, उनसे वो बात कर सके या उनको वो संबोधन कर सके। बिफोर वी मूव टू द टर्म्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखे हैं, लेट अस बी क्लियर एज टू व्हाट स्ट्रक्चर इज एंड व्हाट टेक्सचर इज। कहते हैं कि हम इस शब्द को जानने या आगे जानने से पहले, ठीक है, बिफोर वी मूव टू द टर्म्स मतलब आगे जाने से पहले जो स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हमें यह क्लियर कर लेना चाहिए, या हम क्लियर कर लेते हैं कि आखिर में स्ट्रक्चर क्या होते हैं और टेक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज टेक्सचर। दिस वी शैल टेक अप हियर। अब हम इसको यहाँ पर में देख करके और इसका जानकारी लेंगे। अ लिटरेरी टेक्स्ट रिमाइंड्स अस ऑफ ए बिल्डिंग। लिटरेरी टेक्स्ट क्या करते हैं, हमें एक मकान की याद दिलाते हैं, बिल्डिंग की याद दिलाते हैं। द फाउंडेशन, पिलर्स, बीम्स, वॉल्स, रूफ एट्सेट्रा आर द स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग। क्या कहते हैं कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर क्या सब होते हैं, पिलर होते हैं, फाउंडेशन होते हैं, बीम्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, ये सारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर होते हैं। बट द फिनिश्ड विद पेंट्स, कलर कॉम्बिनेशन, एक्सेसरीज, वुडवर्क, फ्लोरिंग एट्सेट्रा इज द टेक्सचर ऑफ द बिल्डिंग। लेकिन अगर हम उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, कलर चढ़ाते हैं, कुछ और काम एक्सेसरीज करवाते हैं, लकड़ी के काम करवाते हैं, फ्लोरिंग करवाते हैं, तो बिल्डिंग के टेक्सचर है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे कपड़े बनवाते हैं तो कपड़े तो हम काट करके जो है मान के चलिए शर्ट पैंट बनवा लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो अलग अलग हम चीज़ें करवाते हैं वो टेक्सचर बन जाता है। जो कपड़े होते हैं जिससे शर्ट पैंट बनता है वो एक क्या हो गया आपका, जिन जिन चीज़ों से बनता है वो स्ट्रक्चर के रूप में तैयार होता है, और जो ऊपर से हम स्पेशली करवाते हैं वो आपका टेक्सचर है। तो इन एनी लिटरेरी वर्क द स्ट्रक्चर कंप्राइजेस द स्टोरी, द कैरेक्टर्स, action and the dialogues, whereas the texture is highlighted through images, symbols, metaphors, setting, audio visual aids etc. कहते हैं यहाँ पर में कि किसी भी प्रकार के अगर साहित्यिक कार्य होते हैं, लिटरेरी वर्क होते हैं, तो स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें स्टोरी शामिल होती है। कंप्राइज क्या, कंप्राइज मतलब मिलना या शामिल होना। कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, एक्शन होते हैं और डायलॉग्स होते हैं। जबकि टेक्सचर अगर देखा जाए तो उसमें क्या सब होते हैं, तो टेक्सचर में आपका हाईलाइटेड थ्रू इमेजेस, उसमें इमेज का इस्तेमाल किया जाता है, सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, मेटाफॉर्स यूज़ किए जाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है मेटाफॉर, सेटिंग्स का यूज़ किया और ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ किया जाता है।
तो यही फ़र्क है आपका ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में, जिसको टेक्सचर और आपका स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में हमने अभी तक यही देखा कि इस टर्म को जानने से पहले यहाँ पर में लिखा गया है कि देखते हैं कि स्ट्रक्चर और टेक्सचर क्या होते हैं। इन वर्ड्स को हम यहाँ पे लेते हैं और बताते हैं कि लिटरेरी टेक्स्ट हमें क्या करते हैं, बिल्डिंग के बारे में याद दिलाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग को बनाने के लिए पिलर्स, बीम्स, वॉल्स, रूफ्स की ज़रूरत होती है, जो कि बिल्डिंग की एक स्ट्रक्चर होती है। लेकिन इसको अच्छा दिखने के लिए, बहुत अट्रैक्टिव दिखने के लिए इसमें हम पेंट्स करवाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन लगाते हैं, अलग अलग काम करवाते हैं, वुड वर्क की मतलब लकड़ी के काम करवाते हैं और फ्लोरिंग करवाते हैं। ये सारे क्या है, आपके टेक्सचर है आपके बिल्डिंग के। कहते किसी भी लिटरेरी वर्क में जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें स्टोरी, कैरेक्टर्स, एक्शन और डायलॉग्स आते हैं, जबकि जो टेक्सचर होते हैं उसमें हाईलाइटेड किए जाते हैं उसको इमेज से, सिंबल से, मेटाफोर से, सेटिंग से और ऑडियो विजुअल एड आदि से। अब जो इसमें लास्ट जो इसमें पैराग्राफ दे रखे हैं उसमें है आपके कि दस द ड्रामेटिस्ट प्रेजेंट्स लाइफ ऑन द स्टेज, और इस तरीके से जो नाटककार है वो स्टेज पर में लाइफ को जो है प्रेजेंट करते हैं। ही शी डील्स विद ए मच लार्जर क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड कंसर्न। वह ह्यूमन की जो अनुभव है, उनकी जो चिंता है, उनकी जो परेशानी है, उनके पास जो काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस है उनके बारे में बताते हैं, डील करते हैं। वन मस्ट ग्रास्प दिस वाइडर मीनिंग ऑफ द प्ले, और एक व्यक्ति को जो है इस प्ले का जो विस्तृत मीनिंग है उसे जरूर पकड़ना चाहिए, ग्रास्प करनी चाहिए। दिस इज इम्प्लिसिट इन द एक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन। यह एक्शन और कैरेक्टराइजेशन में इम्प्लिसिट होते हैं, मतलब सजेस्ट किया जाता है, सीधा नहीं बताया जाता है, इम्प्लिसिट होता है। आपको पकड़ना है कि आखिर में क्या मतलब होना चाहिए, ठीक है। ड्रामेटिक थीम में दिखाई देता है ये चीज़, और डायलॉग्स में दिखाई देता है, विच रिवील द सोल ऑफ द प्ले, जो क्या करते हैं आपको कि जो सोल की जो आत्मा है उसको खोलते हैं, उनको रिवील करते हैं, रिवील करके आपको बताते हैं। तो क्या दे रखा था, फाइनली देख लेते हैं एक बार फिर से इस पैराग्राफ में। इसमें दे रखे हैं कि ड्रामेटिस्ट क्या करते हैं कि स्टेज पर में लाइफ को प्रेजेंट करते हैं। वो अधिकतर ह्यूमन एक्सपीरियंस और जो कंसर्न है, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताते हैं, और कहते हैं बाद में यहाँ पर भी लास्ट में दे रखे हैं कि प्ले की जो वाइडर मीनिंग है एक व्यक्ति को उसे भी जरूर ग्रास्प करनी चाहिए, और यह मीनिंग खास करके जो है वो एक्शन, कैरेक्टराइजेशन, ड्रामेटिक थीम एंड डायलॉग में आपका इम्प्लिसिट होते हैं। इम्प्लिसिट मतलब डायरेक्टली नहीं बताया जाता है, बल्कि आपको सजेस्ट किया जाता है, जो कि आपकी जो प्ले है उसके सोल को रिवील करती है।